नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अपनी बहू रिंकी को घर से धक्के देकर बाहर करते हुए बोलती है, निकल यहाँ से, बीमारियों का अड्डा बना रखा है तूने मेरे घर को, गंदी कहीं की। ऐसा मत कीजिए माँ जी, आर्यन जी आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अरे तेरे जैसी खुद जाए से छुटकारा पाकर वो भी खुश होगा, बाकी मैं उसको समझा दूंगी, तू निकल यहाँ से। माँ जी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी के चलते शोभा अपनी बहू को निकाल रही है, जानने के लिए चलिए थोड़े समय पीछे चलते हैं। रिंकी एक साधारण से परिवार की आम सी लड़की थी, लेकिन उसका दिन दवाइयों से शुरू होकर दवाइयों पर ही खत्म होता था। हर छोटी छोटी चीजों के लिए वो दवाइयों का सहारा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो अपनी मेडिसिन ढूंढते हुए अपनी माँ उषा से बोलती है, ओ माँ, मेरी सर दर्द की मेडिसिन कहाँ रखी है? अरे क्यों चिल्ला रही है? और ये क्या, हर वक्त ये दवाई वो दवाई खाती रहती है, जब देखो। इतनी दवाई नहीं खानी चाहिए, सर ही तो दर्द है, तेल लगा ले, ठीक हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि अब मैं तेल लगाऊं, मेरी दवाइयों का डब्बा बता दो, मैं उसे खा लूंगी। अंदर वाली अलमारी में पड़ा है, जाकर ले ले। रिंकी अपनी दवाइयों का डब्बा लेकर उसमें से सर दर्द की दवा निकालकर खा लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय में उषा को अपनी बेटी रिंकी के लिए एक आर्यन नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद में देख दिखाई करके दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब ठीक चल रहा होता है। रिंकी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, लेकिन एक दिन रिंकी की सास शोभा उसको आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, जरा मेरा सर दबा दे। अरे माँ जी, मेरे पास सर दर्द की दवा है, आप वो खा लीजिए। नहीं, तू मेरा सर दबा नहीं सकती क्या? हाँ माँ जी, दबा सकती हूँ, वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि आपका सर दर्द जल्दी ठीक हो जाए। सर दबाने से भी ठीक हो जाएगा मेरा सर दर्द, तू तेल लगाकर दबा दे। रिंकी अपनी सास का सर दबाने के बाद अपने बाकी के कामों में लग जाती है। उसको हाथों पैरों पर हल्की हल्की खुजली होने लगती है, और शाम को जब सब खाना खा लेते हैं तो वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी आर्यन रिंकी से बोलता है, अरे यार रिंकी, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध दे देना सोने से पहले, सुबह तक थकान उतर जाएगी। अरे बदन दर्द की दवाई है मेरे पास, वो खा लो। मुझे छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ खाने का शौक नहीं है, तुम दूध ही दे देना। ठीक है जी, लाती हूँ। और ये तुम बार बार खुजली क्यों कर रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, इचिंग हो रही है, मेरे पास दवाई है, वो लेकर खा लूंगी। ऐसी कोई चीज है जिसकी दवाई तुम्हारे पास ना हो? अरे यार छोड़ो आप, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। रिंकी हाथ पर खुजाते खुजाते रसोई में दूध लेने चली जाती है, और फिर दूध लाकर आर्यन को देने के बाद खुद खुजली की दवा खाकर सो जाती है। अगली सुबह उसके हाथ के साथ साथ उसके पैरों पर भी खुजली होने लगती है, और लाल लाल दाने भी हो जाते हैं। वो अपनी इस खाज को छुपाते हुए पूरे घर का काम करती है, लेकिन शाम होने तक रिंकी का पूरा शरीर खुजली के कारण सूज जाता है। जिसके बाद वो शॉल ओढ़कर अपने कमरे से बाहर आती है, और भरी गर्मी में भी उसे शॉल ओढ़ा देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, तूने इस भरी गर्मी में ये शॉल क्यों ओढ़ रखी है? वो माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। अरे तो तेरे दवाइयों के बॉक्स में कोई दवाई नहीं है क्या जो तुझे ठीक कर दे? माँ जी, दवाई ली है, जल्दी आराम हो जाएगा। शोभा अपनी बहू से बातें कर रही होती है, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन मधु आती है, जो आकर बोलती है, अरे शोभा बहन, कहाँ खोई रहती हो, आजकल दिखती ही नहीं हो। अरे मधु बहन, आओ आओ। अरे कहीं गायब नहीं हुई, बस आजकल घर में ही रहने का मन करता है, कहीं बाहर आने जाने का मन ही नहीं करता। हाँ वो तो है। अच्छा, ये रिंकी बहू को क्या हो गया, शॉल ओढ़े क्यों खड़ी है? अरे उसकी तबीयत खराब है। अच्छा बहू, चाय बना पाएगी या मैं बना लूं? नहीं माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। रिंकी रसोई में चाय बनाने जाती है, जहाँ वो काम करते करते खुद से बोलती है, पता नहीं मेरी दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन माँ जी को पता लगाना कि मुझे ये खुजली की बीमारी हो गई तो वो मुझे घर से निकाल ही देंगी। रिंकी चाय बनाकर बाहर लाती है, और वो जैसे ही कप टेबल पर रखने के लिए झुकती है तो उसकी शॉल फिसल जाती है, जिसके कारण मधु और शोभा को
उसके शरीर पर हुए दाग और सूजन दिखाई देती है। ये देखकर मधु दूर होते हुए बोलती है, हाय हाय, शोभा बहन तुम्हारी बहू को क्या हो गया? कोई छूत की बीमारी हुई है क्या? अरे ये क्या हुआ तेरे पूरे शरीर पर ये दाने कैसे हुए बता। माँ जी वो बकरी की तरह मैं ही करती जाएगी, आगे भी कुछ बोलेगी। माँ जी मुझे लगता है स्किन इन्फेक्शन हो गया है। मैंने दवाई खाई थी पर लगता है फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे झूठ बोल रही है ये शोभा बहन, इसको खुजली हुई है, वो भी कुत्तों वाली खुजली। ये तो फैलती है, दूर हो जाओ इससे। क्या? शोभा और मधु रिंकी से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद मधु तो डर के मारे अपने घर निकल लेती है। लेकिन रिंकी शोभा को समझाने उसके पास जा रही होती है। तभी शोभा बोलती है, दूर रह खुजली की दुकान और मेरे पास भी मत आइयो। माँ जी ऐसे मुझसे दूर मत भागो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास भी मत आइयो और अपने कमरे में जा। रिंकी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शोभा पूरे घर को सैनिटाइज करती है और तो और अपने हाथ में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क लगा लेती है। कुछ देर में उसके हाथों पर खुजली होने लगती है। ये देखकर वो बोलती है, हाय राम, मेरे हाथ में भी खुजली होने लगी। मधु ने सही कहा था, ये बीमारी छूत की है। मैं अब और इस बीमारी की दुकान को अपने घर में नहीं रखूंगी। शोभा अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अपनी बहू रिंकी को घर से धक्के देकर बाहर निकालते हुए बोलती है, निकल यहाँ से, बीमारियों का अड्डा बना रखा है तूने मेरे घर को, गंदी कहेंगी। ऐसा मत करो माँ जी, आर्यन जी आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अरे तेरे जैसी खुजैल से छुटकारा पाकर तो वो भी खुश होगा, बाकी तो मैं उसे खुद समझा दूंगी। तू निकल यहाँ से। माँ जी नहीं, ऐसा मत करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे तुझे खुजली के अलावा पता नहीं किस किस तरह की बीमारियाँ हैं। मैंने कई बार तुझे दवाइयाँ खाते हुए देखा है। हमारे भाग ही फूट गए। लोगों के घरों में गुणों से धनी बहू आती है और हमें बीमारी और खुजली से भरी बहू मिली है। चली जाए यहाँ से, दिख मत जाइयो। रिंकी आंखों में आंसू और शरीर पर खुजली लिए घर से दूर जाने लगती है। तभी आर्यन घर आते हुए रिंकी को देख लेता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, अरे रिंकी, यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हुआ? पूरे शरीर पर ये दाने कैसे? आर्यन जी आप मुझसे दूर ही रहिए, वरना आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। माँ जी ने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है। अब अगर आपको भी ये खुजली की बीमारी लग गई तो वो मुझे इस शहर से ही निकाल देंगी। हुआ क्या, ये तो बताओ। रिंकी आर्यन को सारा सच बताती है, जिसको जानने के बाद आर्यन रिंकी को घर ले जाने से पहले एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर रिंकी को चेक करके बताते हैं कि उसकी दवाइयां खाने की आदत के कारण उसे ये इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर रिंकी को दवाइयों से दूर रहने की सलाह देते हैं और एक ट्यूब देते हैं, जिसको लेकर आर्यन और रिंकी घर आते हैं, जहां उन दोनों को साथ आता देखकर शोभा बोलती है, अरे कुलक्षणी कलमुई, मेरे बेटे से दूर हट, उसको भी अपने जैसा खुजैल बना देगी। बीमारियों की दुकान, मेरे बेटे से दूर हो जा। बस माँ, ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? और रिंकी को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है, बस स्किन इन्फेक्शन हुआ है जो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शोभा थोड़ा शांत होकर बोलती है, ऐसा है तो जब तक इसका ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसे जो भी चाहिए इसको वही मिल जाएगा, पर ये अपने कमरे से बाहर ना आए। ठीक है माँ जी, जब तक मैं ठीक नहीं होती कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। डॉक्टर की दी हुई ट्यूब का इस्तेमाल करके रिंकी को खुजली से धीरे धीरे छुटकारा मिलता है, जिसके कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक होने लगती है और कसम खाती है कि अब छोटी छोटी बातों के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि ज्यादा दवाइयाँ हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट छोड़ती हैं, जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। मीना और रीना दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। बस फर्क इतना था कि मीना बहुत ही कोमल और खुशमिजाज थी, तो वहीं रीना चिड़चिड़ी और रूखे स्वभाव की थी। उनके परिवार में उसकी माँ उमा और पिता दीनानाथ रहते थे। वो अपने दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते थे। अपने रूखे स्वभाव के चलते रीना के कई बार घर में बहस हो जाती थी, तो वहीं मीना अपनी सूझबूझ से सारी बातें संभाल लेती थी। ऐसे ही एक दिन, मीना बेटा,
रीना बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। वाओ, ये रेड वाला ड्रेस मेरे लिए है ना? नहीं बेटा, ये मीना के लिए है। हमेशा सबसे अच्छी चीज आप मीना को दे देती हैं। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अरे पगली, क्या तेरा मेरा कर रही है? सब तू रख ले। ओफो, बस करो तुम दोनों, एक एक ड्रेस लो और जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनों की शादी किस्मत से एक ही घर में दो भाइयों राम और श्याम से हो जाती है। राम परिवार का बड़ा बेटा होता है जो सीरत और सूरत दोनों में ही बहुत अच्छा होता है और वो एक कामकाजी लड़का होता है। वही श्याम सांवरा, कम पढ़ा लिखा, घमंडी किस्म का होता है। दोनों की बीवियों की शक्ल एक जैसी होने के कारण अक्सर राम और श्याम को उनमें धोखा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मीना रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ श्याम आ जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। जानो, कितना काम करती हो तुम, थोड़ा सा वक्त अपने पति को भी दे दिया करो। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी, आप हमको माफ कर दीजिए, मुझे लगा रीना है, सॉरी। कोई नहीं, पर आगे से जरा ख्याल रखना। जी भाभी, हम ख्याल रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ रीना छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो वहाँ राम हाथों में गजरा लिए पहुँच जाता है और रीना को देने लगता है। मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ की ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत सा गजरा पेश है आपके लिए। पर मैं तो, अरे हाँ, मुझे पता है तुम्हें गुलाब पसंद है, लेकिन आज एक दिन हमारी पसंद का मोगरा ही लगा लो। पर भाई साहब, मैं मीना नहीं, मैं तो रीना हूँ। ओह शिट, आई एम वेरी सॉरी भाभी, मुझे लगा मीना है। वैसे ये गजरा बहुत अच्छा लगेगा मीना पर। हाँ, तभी तो लाया था मैं, और सॉरी भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। राम और श्याम के माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे राम के नाम कर देते हैं, जिसे देख रीना और उसका पति श्याम बुरा सा मुंह बना लेते हैं। साथ ही एक षड्यंत्र रचते हैं। एक दिन जब कोई घर पर नहीं होता तो रीना रसोई का गैस खुला छोड़ देती है और सर दर्द का बहाना करने लगती है। हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। रीना, क्या हुआ रीना, तुम ठीक तो हो ना? रीना, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं अभी लाती हूँ, बैठो आराम से, चिंता मत करो। जैसे ही मीना रसोई घर में चाय बनाने जाती है और माचिस की तिल्ली जलाती है, वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है और वो जलकर मर जाती है। रीना और उसका पति श्याम ढोंग करते हैं कि जलकर मरने वाली मीना नहीं बल्कि रीना थी। सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। हाय, मेरी बीवी मर गई, अब मैं क्या करूँगा? रो मत श्याम, संभालो अपने आप को, जो होना था हो गया। अब सभी परिवार वालों की नजर में छोटी बहू मर चुकी थी और बड़ी बहू मीना, जो कि वास्तव में मरी थी, उसकी जगह रीना ले चुकी थी और वो राम के साथ रहती और वो सारे काम करती जो उसकी बहन मीना किया करती थी और चुपके चुपके वो अपने पति से भी मिलती रहती। ऐसे ही एक रात घर में सब सो रहे होते हैं तो मीना अपने पति श्याम के कमरे में जाती है। इन सब पागलों को लगता है कि मेरी बीवी मर गई है, बल्कि मेरी बीवी तो जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी भाभी मीना मरी है। अजी हाँ, अब तो आप बस देखते जाइए कि कैसे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। पीछे खड़ा राम
चुपके से सारी बातें सुन लेता है और उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो भी उनका सच बाहर निकालने के लिए एक साजिश रचता है। वो सारी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम करवाने का ढोंग करने लगता है। बस फिर क्या था, चलो देखते हैं। अरे मीना, श्याम, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ। जी हाँ जी, कहिए क्या बात है? क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? मैं अपनी सारी जमा पूंजी और यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ मीना। क्या सच में आप सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं? जी भैया, ठीक है, जो आपको सही लगे वैसा ही करेंगे। हाय, मैं तो कब से यही चाहती थी, आखिर ये खुश नसीब दिन आ ही गया। अरे मीना, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, वो बस मुझे मेरी बहन मीना की याद आ गई। अरे अब रोना बंद करो तुम। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, आप चुप हो जाओ। हाँ मीना, बस तुम स्टैम्प पेपर पर अपनी फिंगरप्रिंट लगा दो, फिर हम तुम्हारे आधार कार्ड से उसे मैच करवा देंगे और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। राम की बात सुनकर रीना और उसके पति श्याम के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। क्या फिंगरप्रिंट लगा दूं? हाँ बाबा, तभी तो सब तुम्हारे नाम होगा ना। पर भैया, साइन से भी तो काम चल ही जाएगा ना? हाँ हाँ, सही तो कह रहा है ये, मैं साइन कर देती हूँ। नहीं नहीं, फिंगरप्रिंट ही चलेगा। मीना किसी तरह दबाव में आकर फिंगरप्रिंट दे देती है, पर वो तो रीना थी, तो फिंगरप्रिंट कैसे मैच होता? वो बार बार कोशिश करती पर मिसमैच आता। तभी राम बोलता है, अरे ये क्या रीना, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। जी, क्या कहा आपने? पर मेरा नाम तो मीना है। सब जानता हूँ मैं, तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरी भोली भाली बीवी को मार दिया और रीना, तुम उसकी जगह लेके हमें बेवकूफ बनाती रही। रीना और श्याम की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेते हैं कि किस तरह उन्होंने साजिश से मीना की जान ली, उसे जलाकर मार दिया। राम पुलिस को फोन करता है। पुलिस उन पर मर्डर और फ्रॉड का केस चार्ज करती है। अदालत भी मीना को इंसाफ देती है और उसके कातिलों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।